कहता है कि सो गए हो तुम, सारे वतन के खो गए हो तुम। और लॉकडाउन में जब घरों में सब बंद पड़े थे, हम खाकी पहन गली नुक्कड़ और चौराहों पर खड़े थे। जी हाँ, कुछ इन्हीं विशेष पंक्तियों के साथ आज मैं इस कार्यक्रम की शुरुआत करने जा रही हूँ। नमस्कार साथियों, मैं भूमिका भोपाल दूरदर्शन केंद्र पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आप ही के पसंदीदा कार्यक्रम हमारे मेहमान में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे मेहमान के हर एपिसोड में हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाते हैं कि उस कार्यक्रम के अंत तक आप एक नए जोश, एक नए जुनून और बहुत सारी प्रेरणा से भर जाते हैं। और ऐसी ही एक ऐसी शख्सियत से आज हम आपको इस कार्यक्रम में रूबरू कराने जा रहे हैं। उनके बारे में क्या कहूँ, इतना आसान नहीं है उन्हें शब्दों में बांध कर रखना। कवि कहूँ या उन्हें कहूँ एक सांस्कृतिक ढेता, समाज सेवी कहूँ या कहूँ एक स्पोर्ट्समैन, और इन सब को बांध दूँ तो क्या वो एक पुलिस अफसर हैं? उनकी शख्सियत बिल्कुल भौतिकी के समीकरण की तरह है, जिन्हें समझना इतना आसान नहीं है। जी हाँ, मैं आपको मिलवाने जा रही हूँ आदरणीय पवन जैन जी से, जो आईपीएस हैं, वर्तमान में पुलिस महानिदेशक होमगार्ड के पद को सुशोभित कर रहे हैं। और इससे ज़्यादा अच्छी शुरुआत इस कार्यक्रम की नहीं हो सकती कि अभी अभी उन्हें एक लाइफ टाइम अचीवमेंट यानी कि एनवीसी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। दर्शकों, स्वागत है पवन जैन जी का। थैंक यू भूमिका जी, थैंक यू। सर, आपको जो अंतर्राष्ट्रीय समाचार और विचार निगम है, वहाँ से आईएनवीसी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। बहुत ही बड़ा अवार्ड है, बहुत ही खुशनसीबी है कि आप मध्य प्रदेश में इस समय एक पद को सुशोभित कर रहे हैं। तो क्या फील कर रहे हैं आप? देखिए, जब आप कोई काम करते हैं तो मन में कभी ये भावना नहीं रहती कि कभी कोई पुरस्कार मिलेंगे, लेकिन 3 दशक के बाद लगातार हिंदी की काव्य मंचों से मेरा जुड़ाव रहा। 2 दशक से हम लोग चंबल क्षेत्र के उस क्षेत्र में काम कर रहे हैं जहाँ पे कि लोगों को चिकित्सा की सेवा देना एक निश्चित रूप से एक बड़ा कठिन काम है। तो इन सारी चीज़ों को आपकी समाज सेवा के लिए, आपकी पुलिस में की गई भूमिका के लिए, आपकी हिंदी साहित्य में अवदान के लिए या खेलों के विकास के काम के लिए किए, अगर कोई मानव रत्न अलंकरण आपको एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था देती है जिसके करोड़ों फॉलोअर हैं, तो निश्चित रूप से मन में एक खुशी होती है। और जो हमारे कार्य हैं, जो हमारे साथियों का सहयोग है, मैं समझता हूँ उसका एक मूल्यांकन होता है, उसको एक मान्यता मिलती है। और कहीं ना कहीं ये खुशी होती है कि आप अगर बिना किसी निष्काम भाव से अपना काम करते हैं तो कभी ना कभी किसी न किसी रूप में समाज आपके योगदान को स्वीकार करता है। सर, क्या आप हमारे दर्शकों को बताएंगे कि ये इसका क्राइटेरिया क्या होता है, क्योंकि एक बहुत ही महत्वपूर्ण और एक बड़ा अवार्ड है। किस तरह से इसका चयन किया जाता है, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होता है, कितने लोग इसमें नामांकित होते हैं? देखिए, इसमें जो आईएनवीसी है, इंटरनेशनल न्यूज़ एंड व्यूज़ कॉरपोरेशन, ये 83 देशों में काम करता है और पूरी दुनिया में इनके लोग करोड़ों इनके जो भी इनके राइटअप्स होते हैं, ब्लॉग्स होते हैं, उसको फॉलो करते हैं। और बहुत सारे लोग अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में जुड़े हुए हैं। जो अभी इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे, जॉन ब्रेवरिक, जो नॉर्वे के बड़े राजनयिक हैं, वो तमाम यूनाइटेड नेशंस की बहुत सारी संस्थाओं के अध्यक्ष रहे हैं। इसके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जाकिर हुसैन, वो बहुत बड़े कहिए पशु और पक्षी विशेषज्ञ हैं, जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी निकाल दी है पशु और पक्षियों की सेवा में। और डॉक्टर डीपी शर्मा हैं, जो कि आईएलओ से, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जिनेवा से जुड़े हुए हैं, बहुत बड़े साइबर एक्सपर्ट माने जाते हैं। तो ऐसे तमाम ये बड़ा समूह है। इस बार इनको 6000 नामांकन मिले थे विभिन्न श्रेणियों में। और उसमें डॉक्टर पीएम भारद्वाज हैं, और भी जो 2 लोग थे, कोई शिक्षा के क्षेत्र में काम किया, किसी ने पर्यावरण के क्षेत्र में काम किया, किसी ने विश्व बंधुत्व के क्षेत्र में काम किया। तो मुझे जो चयनित किया गया वो मूलतः लोक सेवा, समाज सेवा और हिंदी साहित्य की सेवा के लिए चयनित किया गया। तो निश्चित रूप से जब आपकी पूरे अवदान की बात होती है, जब लाइफ टाइम अचीवमेंट की बात होती है, मानव रत्न अलंकरण की बात होती है, तो मैं समझता हूँ कि मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे पुलिस जैसे संवेदनशील विभाग में काम करने का अवसर मिला।
और इतने सारे नामांकनों के बीच में से जूरी ने मुझे चयनित किया, उसके लिए भी मैं बहुत उनका विनम्र अभिवादन भी करता हूं। और दूरदर्शन की तरफ से भी आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। दर्शकों, 83 देशों के 6000 नामांकन से आपको चुना गया है, तो आप सिर्फ सौभाग्यशाली नहीं हैं सर, आप योग्य हैं उसके। एक बार आपको फिर से बधाइयाँ। तो ये तो था लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। अब मैं कुछ आपकी लाइफ के बारे में जानना चाहूँगी। जी हाँ, हम शुरुआत करते हैं आपके बचपन से। हम लेके चलते हैं दर्शकों को राजस्थान के धौलपुर में, जहाँ पे एक छोटा बच्चा पवन जहाँ पैदा हुआ, जिसका बचपन गुजरा। सर, बचपन में पवन जैन कैसे थे? मैं कैसा था, मैं अपनी अतीत की गलियों में जाऊंगा तो मैं जहाँ पैदा हुआ वो 3 राज्यों की सीमा का एक छोटा सा कस्बा है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमाएं वहाँ मिलती हैं। मैं उसको त्रिवेणी कह सकता हूँ। चंबल नदी का किनारा है और मेरा जो कस्बा है राजाखेड़ा, वो बहुत ही कह सकते हैं कि एकदम से दूरस्थ क्षेत्र है राजस्थान का। और सामान्य सुविधाएं वहाँ नहीं होती हैं। हम जिन सरकारी स्कूलों में पढ़े तो शायद लोगों को ताज्जुब होगा कि हमारे स्कूल में भवन भी नहीं था। और कई बार ये स्थिति थी कि कई जो हमारे साइंस के सब्जेक्ट थे उनके टीचर क्योंकि कोई रिसर्च करने चले गए या छुट्टी पर चले गए तो टीचर भी नहीं थे। तो इस तरह के स्कूल में पढ़ना एक अलग तरह का अनुभव होता है कि जब आपकी क्लास में पढ़ाने वाले नहीं हैं, आपके सर पे छत नहीं है। फिर मैं धौलपुर कॉलेज में गया थोड़ा सा जब, तो धौलपुर कॉलेज में बिल्डिंग थी लेकिन वहाँ हमारे जो फिजिक्स और केमिस्ट्री के जो प्रोफेसर्स थे वो रिसर्च करने गए हुए थे। तो पूरे 3 साल तक हम लोग जो है लैब असिस्टेंट के साथ ही काम करते थे। तो इस तरह के माहौल में पढ़ना अपने आप में एक अनुभव होता है। तो निश्चित रूप से सुविधाओं का अभाव होता था। हम लोग राजाखेड़ा से धौलपुर बस से जाते थे, वो एक कई घंटे लगते थे, बहुत 30-40 किलोमीटर के सफ़र में। और फिर हम लोग जब राजस्थान यूनिवर्सिटी में गए, जब मैं एमएससी फिजिक्स करने गया, तो मुझे पहली बार लगा कि मतलब एक सुविधा युक्त शिक्षा कैसी होती है। वहाँ बहुत अच्छे हमारे लेक्चरर्स और प्रोफेसर्स थे। वहाँ राजस्थान विश्वविद्यालय में मानता हूँ कि बहुत ही सुव्यवस्थित ढंग से बनाया गया था। हम लोग वहाँ हॉस्टल्स में रहते थे। सर, आप साइंस के स्टूडेंट रहे हैं और यूजुअली जब इतना अभाव होता है तो लोग कला संकाय लेते हैं और उसके बाद विज्ञान के विषय में पढ़ना, आगे बढ़ना बहुत ही मुश्किल काम है। और मैं दर्शकों को बताना चाहूँगी कि सर ने सिविल सेवा जो है उसमें भौतिकी विषय का चयन कर उसे हिंदी में पास किया, और ना केवल पास किया बल्कि आईपीएस की उपाधि पाई। तो सर, ये फिजिक्स से आपका जो लगाव है और फिर हिंदी से जुड़ाव, ये कुछ कंफ्यूजन है, ये मैं जानना चाहूँगी। देखिए, मैं जब जयपुर में गया उससे पहले मुझे बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं था सिविल सेवाओं के बारे में। लेकिन मैं जब अम्बेडकर हॉस्टल में था, मैं वहाँ एमएससी फिजिक्स में पढ़ रहा था, तो मैंने देखा कि मेरे हॉस्टल में कई लोग जो हमारे सीनियर्स थे वो सिविल सेवा की तैयारी कर रहे थे जी। तो मेरे मन में भी एक ललक जगी कि मैं भी सिविल सेवा दूँ। तो उस वक्त आपको 2 ऑप्शनल लेने होते थे। तो चूँकि मैं एमएससी फिजिक्स कर रहा था तो मुझे फिजिक्स लेने में कोई दिक्कत नहीं थी। और दूसरा मेरा प्री विषय हिस्ट्री था, इतिहास, तो वो मैंने पढ़ना शुरू कर दिया था। लेकिन मेरे साथ एक बड़ी, जो मैंने कहा कि एक बड़ी विसंगति ये थी कि मैं मूलतः देहात से था और अंग्रेजी पर मेरा उतना अधिकार नहीं था। तो मुझे लगा कि मैं सामान्य ज्ञान और इतिहास तो मैं हिंदी माध्यम से लिख सकता हूँ, लेकिन फिजिक्स में मुझे दिक्कत आएगी। तो फिर मैंने कहा कि एक कहिए कहीं ना कहीं एक प्रयोग के तौर पर, तो हम लोगों ने फिजिक्स, क्योंकि उन दिनों हम लोग एमएससी में जब थे तो वहाँ सारी किताबें विदेशी राइटर्स की होती थी। मतलब हिंदुस्तान के राइटर वहाँ पे एमएससी फिजिक्स में उनकी किताबें भी नहीं थी। तो हम लोग जयपुर में एक जगह चौड़ा रास्ता, वहाँ किताबें मिलती हैं, तो हम लोग जाते थे साइकिल से हॉस्टल से और वहाँ पे किताबें ढूंढते थे फिजिक्स की जो हिंदी में मिल जाएं, या फिर हमें उन किताबों का अनुवाद करने के लिए कोई डिक्शनरी मिल जाए। तो उस वक्त फिजिक्स को लिखना 86 के एग्ज़ाम में मैंने जब लिखा था तब वाकई में एक बहुत दुष्कर कार्य था। आजकल तो बहुत सारे विद्यार्थी इंजीनियरिंग और मेडिकल भी हिंदी माध्यम से कर रहे हैं, लेकिन निश्चित रूप से उस वक्त जब आपके पास इतना विषय वस्तु नहीं थी, आपके पास गूगल, इंटरनेट नहीं था, आपके पास अनुवाद के बड़े साधन नहीं थे, तब विज्ञान के विशुद्ध विषय को हिंदी माध्यम से लिखना थोड़ा दुष्कर था। लेकिन मैंने कहा ना कि मुझे हिंदी माँ का आशीर्वाद है, मैं हिंदी माँ का बेटा हूँ, और फ़क्र भी लगता है कि मैंने वो प्रयास किया और मैं भारतीय पुलिस सेवा में चयनित हुआ। उसके लिए मैं हिंदी का बहुत एहसानमंद हूँ। और इस तरह सर ने सिविल सेवा में जो चयनित हुए और आईपीएस पद जो है उन्होंने लिया। मैं एक चीज़ और आपसे पूछना चाहूँगी, फिज़िक्स और हिंदी का जो लगाव है वो मुझे समझ आया,
लेकिन इन सब में पुलिस विभाग कहाँ से आया? देखिए, मैंने कहा ना कि हम लोग जब सिविल सेवा में जाते हैं तो हमारी पहली चॉइस ज़्यादातर लोगों की आईएएस होती है और दूसरी चॉइस आईपीएस होती है। तो मुझे मेरी रैंक के हिसाब से मुझे भारतीय पुलिस सेवा मिली। मैंने एक बार और प्रयास किया लेकिन मेरे को भारतीय पुलिस सेवा ही मिली, तो मैंने 87 में हैदराबाद में ज्वाइन कर लिया था। तो लगाव से अलग कि भारतीय प्रशासनिक सेवाओं में जो मूल सेवाएं हैं उनमें भारतीय प्रशासनिक सेवा है, भारतीय विदेश सेवा है, भारतीय पुलिस सेवा है जी। तो मेरा जो मुझे रैंक मिली उसके हिसाब से मुझे भारतीय पुलिस सेवा मिली जी। और जब हम आपका वर्तमान पद देखते हैं पुलिस महानिदेशक होमगार्ड, लेकिन जब आपके हृदय को जानने की कोशिश करते हैं, एज अ पर्सन हम आपको जानने की कोशिश करते हैं, तो एक कवि हृदय है। तो मैं ये जानना चाहूँगी कि पुलिस में रहते हुए, जैसा कि आपका हिंदी से लगाव रहा है, ये कवि पवन जैन का जन्म कब हुआ, कैसे हुआ, कैसे कविताओं से आप जुड़े? देखिए, मैं जब बचपन में था तो आदरणीय राहत इंदौरी जी बाद में मेरे काफ़ी बड़े मित्र हो गए थे। पिछले साल कोरोना काल में हमने उन्हें खो दिया। देश के बड़े नामचीन शायर थे। तो एक बार वो हमारे कस्बे राजाखेड़ा में एक मुशायरे में आए थे। अच्छा। मैं वहाँ पे स्कूल में पढ़ता था, 44 साल पहले की बात है। राजाखेड़ा के मेले में उनका मुशायरा था, तो वहाँ चूँकि मैं स्कूल के अच्छे विद्यार्थियों में था तो मैंने आयोजक से कहा कि मैं भी एक कविता पढ़ना चाहता हूँ। तो बाल कवि के रूप में राहत इंदौरी के साथ मुझे कविता पढ़ने का सौभाग्य मिला। जब वो मंच का राहत इंदौरी बड़े शायर थे, उस टाइम भी बहुत उनकी मुरीद होते थे। तो जब समाप्त हो गया तो मैंने कहा कि सर मेरी कविताएं आपको कैसे लगी? तो राहत इंदौरी साहब ने जवाब दिया कि बेटा तुम्हारा कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है, ऐसे ही मंच पर पढ़ते रहिए। तो मैं जब कॉलेज में गया तो धौलपुर में एक मेला होता था। उन दिनों जो सरद मेले होते हैं उनमें साथ में एक दिन कवि सम्मेलन रहता था। तो उस कवि सम्मेलन में उस वक्त देश के बड़े कवि काका हाथरसी, निर्भय हाथरसी, ये सब लोग, अशोक चक्रधर, सुरेंद्र शर्मा, हरिओम पंवार, अग्निवेश शुक्ल, तमाम बड़े कवि आते थे और 2 दौर होते थे। रात में 8:30-9 बजे कवि सम्मेलन शुरू होता था, सुबह 4-5 बजे तक चलता था। तो मैं हमेशा उन कवि सम्मेलनों में प्रथम पंक्ति का श्रोता होता था। मुझे कविता सुनना बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि मैंने एक बार मंच पर 1-2 बार पढ़ी थी जो तुकबंदी वाली कविताएं होती थी। तो वो मैंने देखा कि एक अच्छा माध्यम है अपनी बात कहने का। तो मैं उसके बाद कविताएं थोड़ा बहुत लिख लेता था, कागज़ पर लिखता था, कभी दिमाग में भी अंकित रहती थी। लेकिन जब मैं राष्ट्रीय पुलिस अकादमी हैदराबाद में गया 1987 में, तो मैंने विधिवत रूप से 1-2 बार कविताएं पढ़ी। विशेषकर ओलंपिक पर मैंने कविता पढ़ी कि हम पदक क्यों नहीं जीत पाते। तो मेरे साथियों ने कहा कि पवन, ये तुम्हारी कविता में बहुत गहराई है और तुम्हें मंचों पर रहना चाहिए। तो मुझे लगता है कि मेरे वो जो साथी थे आईपीएस में, जिनके साथ मैंने पहली बार खाकी पहनी थी, तो उस खाकी वर्दी के साथियों ने मेरी हौसला अफजाई की और मुझे कविता लिखने का एक कहिए जुनून सवार हो गया। और फिर मैं जब पुलिस की नौकरी में आ गया तो मैंने पुलिस के प्रति लोगों का रवैया देखा। और वो जो बाल कवि का जो जुनून था वो आपको लाल किले पर लेके गया। दर्शकों बताना चाहूंगी कि 16 वर्षों में 14 बार लाल किले के मुशायरे में सर ने अपनी कविताएं सुनाई हैं। और सर, मंच तो आज भी है और कविताएं शायद आपके साथ में, आपके हृदय में होंगी। क्या आप हमारे दर्शकों को अपनी एक कविता सुनाएंगे? कोई कविता जो आपके दिल के काफी करीब है। देखिए, मैं यही कह सकता हूँ कि मैं हमेशा इस कामना और भावना के साथ कविता पढ़ता हूँ कि मेरे जीते जी हिंदुस्तान में ऐसे भी दिन आए जब होली, दिवाली, ईद, वैशाखी पुलिस वाले भी अपने परिवार के साथ मनाएं। क्या बात है। एक कविता मैंने जो कोरोना काल पर लिखी है कि हम लोग घरों में बैठे थे। एक पहली बार हमने एक ऐसी महामारी का अनुभव किया कि एक अदृश्य वायरस है और दुनिया के 750 करोड़ लोग परेशान हैं। लेकिन उस दौर में हमारे 2 योद्धा थे। एक सफ़ेद वर्दी वाले डॉक्टर थे जो नहीं डरे, इलाज करते रहे, करोड़ों लोगों को उन्होंने बचाया भी। और दूसरे हमारे खाकी वाले थे जिन्होंने दूसरों की जान की हिफाजत के लिए कुर्बानी भी दी। और कहने में भी बहुत फ़ख्र है कि करीब 1500 डॉक्टर काल कलवित हुए, करीब 2200 पुलिसकर्मियों ने अब तक शहादत दी है। तो उनके लिए मैं कविता अर्पित करना चाहता हूँ। बिल्कुल सर। कोरोना से जीत जाओ जब जंग, पा जाओ अपने पुराने रंग और ढंग, तब मत कहना हम कर्मवीर, देवदूत या महान हैं, बस इतना कह देना कि हम भी इंसान हैं। क्या बात है। लॉकडाउन में जब आप घरों में बंद पड़े थे, तब हम आपकी सुरक्षा के लिए खाकी पहनकर गली, नुक्कड़ और चौराहों पर खड़े थे। किसी
बीमार को अस्पताल पहुंचाने में, किसी ज़रूरतमंद का इलाज कराने में या किसी बस्ती को सील करवाने में सबसे पहले हम ही तो आगे बढ़े थे। हाँ, वर्दी पहनकर हम ही पहली पंक्ति में खड़े थे। लोगों को रोकने, टोकने और आइसोलेट करने में हमने लाठी, पत्थर और तलवारों के कितने वार सहे थे। किसने देखा था कि खाकी पर कितने रक्तबिंदु बहे थे। डॉक्टर और सफाई कर्मियों को छोड़ सभी तो इस वायरस से सहमे और डरे थे, पर फिर भी हम मुस्तैद होकर अपनी ड्यूटी पर खड़े थे। मुझे भी लगती है भूख और प्यास, मुझे भी लगती है भूख और प्यास, वाहनों के धुएं में मेरी भी घुटती है सांस। नींद और थकान मुझको भी सताती है, नन्ही सी बिटिया ड्यूटी पर बहुत याद आती है। क्या बात है। कांटे, पत्थर, नफरत, गाली, इनसे ही तो बनती है हमें हस्ती। कांटे, पत्थर, नफरत, गाली, इनसे ही तो बनती है हमारी हस्ती। पुलिस की शहादत को भी करे नमन, मैं भी ढूंढता हूँ कोई एक बस्ती। घनघोर अंधेरे में भी हम मशाल थाम कर आगे बढ़े हैं, और हर मुसीबत के सामने कई कई दिनों तक पुलिस वाले अड़े हैं। टूट जाता लॉकडाउन का ही लॉक, गरम थोड़ा ही डगमगाते, फिर कैसे बेफिक्र होते बुजुर्ग और कैसे बच्चे मुस्कुराते। यदि जन जन का हौसला हम पुलिस वाले नहीं बढ़ाते। कोरोना से जीत जाओ जब जंग, तब मत कहना हम कर्मवीर, देवदूत या महान हैं। बस इतना कह देना कि हम भी इंसान हैं। बस इतना कह देना कि हम भी इंसान हैं। क्या बात है। अगर दर्शकों आपको मेरी आंखों में कुछ आंसू और मेरे शरीर पे कुछ रोंगटे दिखाई दे, तो ये मान लीजिएगा कि ये एक एक शब्द सच है। हमने देखा है हमारे देश में पुलिस कर्मियों ने क्या किया है, किस तरह से हमारी रक्षा की है, और हम कैसे भूल जाते हैं कि वो भी आखिर में इंसान होते हैं। सर, बहुत बहुत शुक्रिया इस कविता के लिए। मुझे लगता है जितना इमोशनल मैं फ़ील कर रही हूँ, हमारे दर्शक भी वही फ़ील कर रहे होंगे। और सभी दर्शकों और भोपाल दूरदर्शन के सहकर्मियों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद उस कार्य के लिए। पर यही नहीं रुक जाना है, अभी और आपको जानना है मुझे। मैं जानना चाहूँगी सर, आपने जो कविता पाठ किए हैं, आपने लाल किले पर 14 बार कविता पाठ किया है, और आप सिर्फ देश तक सीमित नहीं हैं। जोहान्सबर्ग में 2017 में, लंदन में आपने कविता पाठ किया है, आपने भारत के कवि दल का नेतृत्व किया है। तो भारत में कविता पाठ करना और विदेशों में, जहाँ की भाषा ही हिंदी नहीं है, ये कैसा एक्सपीरियंस रहता है? देखिए, हम लोग विश्व हिंदी सम्मेलन न्यूयॉर्क में गए थे 2007 में। उसके बाद विश्व हिंदी सम्मेलन जोहान्सबर्ग में 2012 में, और 2017 में ICCR के एक दल का मैंने नेतृत्व किया था, जो इंग्लैंड के 10 शहरों में गया था। तो विश्व हिंदी सम्मेलन में तो चूँकि मूलतः हिंदुस्तान के ही और मॉरिशस और जो हिंदी के साहित्यकार थे वो सारे थे, और वो सारे के सारे लोग हिंदी साहित्य से जुड़े हुए थे। तो वहाँ पर सत्र होते हैं बहुत सारे विश्व हिंदी सम्मेलन में, और एक तरह से वो वैश्विक आयोजन है भारतीय समाज का, हमारे विदेश विभाग का, ICCR का, जो कि हिंदी को हम लोग किस तरह पूरी दुनिया में एक विश्व भाषा के रूप में स्थापित करें। तो वहाँ पर सारी चर्चाएं होती हैं कि हिंदी को कैसे आगे जाना चाहिए, और अगले विश्व हिंदी सम्मेलन में उसके क्रियान्वयन पर चर्चाएं होती हैं। तो वहाँ के जो श्रोता होते हैं वो तो मूलतः हिंदी भाषी होते हैं, और अधिकांश हिंदुस्तान से ही जाते हैं जी। लेकिन जब आप ऐसे शहर में जाते हैं, जब आप इंग्लैंड में गए, तो वहाँ के श्रोता दोनों तरह के लोग होते हैं। कुछ वो लोग होते हैं जो हिंदुस्तान से गए और वहाँ पर सेटल हो गए, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो वहीं पर पैदा हुए, और हिंदी उनकी एक तरह से सेकंड लैंग्वेज होती है। वो सेकंड जनरेशन हिंदुस्तानी होते हैं, उनके पेरेंट्स वहाँ सेटल हुए लेकिन वो इंग्लैंड में पैदा हुए। तो वहाँ पर दो चीज़ें होती हैं जो एक अंतर होता है कि अधिकांश जो श्रोता होते हैं वो बहुत दूरियाँ तय करके आते हैं, और जो कार्यक्रम होते हैं वो किसी जो वहाँ पे सांस्कृतिक कार्यक्रम के जो हिंदुस्तानी समाज के जो होते हैं, चाहे वो सिख समाज हो, चाहे वो इस्लामी समाज हो, चाहे वो हिंदू समाज हो, उनके जो बड़े कल्चरल इवेंट्स के जो फंक्शंस होते हैं वहीं पे होते हैं। और बहुत समय पे कार्यक्रम शुरू होते हैं। शाम को 6 बजे कार्यक्रम शुरू होगा, 8 बजे समाप्त हो जाएगा। तो आपको समय का अनुशासन का ध्यान रखना है। श्रोता हज़ारों में नहीं होते, कुछ सैकड़ों में होते हैं, 100-150 लोग होते हैं, लेकिन बहुत ही पढ़े लिखे और बहुत ही जिसको कह सकते हैं सुधी श्रोता होते हैं। अधिकांश आपको पता होगा कि बहुत सारे बड़े बड़े डॉक्टर्स जिनसे मिलने के लिए लोग तरसते हैं वहाँ पे, वो सब श्रोताओं में होते हैं।
बहुत एक सारे तरह तो सर आपके जो दर्शक रहे, जो क्राउड रहा है, वो बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, कविताओं को समझ सकते हैं, तो ये तो एक कवि के रूप में आपके दर्शक रहे हैं। पर जब आपकी जीवनी में मैं देखती हूँ, आपने खदानों के मजदूरों के लिए काम किया है सरगुजा में, आपने लोगों के नेत्र और दंत चिकित्सा के लिए काम किया है। अगर मैं तीनों प्रदेशों की बात करूं, जहां जैसे आपने कहा कि धौलपुर जो है तीनों प्रदेशों से जुड़ा हुआ है, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश, तो वहाँ के दर्शकों करीबन 50,000 लोगों के जो हैं दंत चिकित्सा और नेत्र चिकित्सा के क्षेत्र में सर ने काम किया है। तो सर ये समाज सेवा का जो एक जज्बा है आपके अंदर, ये कहाँ से आया? मतलब आपकी जो शख्सियत है, एक कड़क पुलिस ऑफिसर, एक हृदय, कवि हृदय, और फिर ये समाज सेवा। देखिए, इसमें दो चीज़ें हैं जो आपने जोड़ी कि मैं जब सरगुजा में था, वहाँ की कोयला खदानों में 50,000 से ज़्यादा मजदूर काम करते थे। तो एक बार मैं चिरमिरी थाने के निरीक्षण पर था पुलिस अधीक्षक के रूप में। तो सुबह मेरे इंस्पेक्शन के बाद एक महिला मिलने आई। उसने कहा कि मेरा पति घर पर नहीं आता है, और टूटी फूटी सरगुजिया छत्तीसगढ़ी में उसने बताया कि वो कोई साहूकार आता है और उसके डर से वो भाग जाता है। तो मैंने पूछा कि क्या बात हुई, तो उसने मुझे बताया कि मेरे पति ने 10 साल पहले 5,000 रुपये का कर्जा लिया था और अब तक 2.5 लाख दे चुका है, 2.5 लाख की ब्याज दे चुका है, और अभी भी साहूकार 60,000 रुपये मांगता है। तो मैं जब उसकी गहराई में गया तो मुझे मालूम चला कि कोयला खदान के मजदूर बहुत पढ़े लिखे नहीं होते हैं, और जब भी कभी उनकी कोई ज़रूरत होती है, चाहे बेटी की शादी हो, घर जाना हो, तो वो साहूकार से कर्जा लेके आते हैं, और साहूकार उनकी पासबुक और उनके विड्रॉल फॉर्म पे दस्तखत करा के गिरवी रख लेता है। उसके बाद उनके बैंक से जो कि ट्रांजेक्शन में पूरे साहूकार के एजेंट जाते हैं, और पहले वो 5,000 के बदले प्रति माह 500 रुपये की ब्याज अगले माह, तो उसको पता ही नहीं होता मजदूर का कि उसने कितना कर्जा लिया था और कितना उसका कट चुका है, और इसके वो एक तरह से सूदखोरों के जाल में फंस जाता है। जब मैंने वहाँ पे पूरा अध्ययन किया तो हम लोगों ने पाया कि 10,000 मजदूर वहाँ साहूकारों के चंगुल में थे। हमने वहाँ पर 250 केस कर्जा के और एक्सटॉर्शन के दर्ज किए, 20 करोड़ से ज़्यादा मजदूरों की पसीने की कमाई तिजोरी से आज़ाद करवाई। फिर मैंने यही अभियान जो है सीहोर में 2000 में, फिर उज्जैन में जब मैं आईजी रहा तो वहाँ की सभी ज़िलों में चले, और मन में एक सुखद अनुभूति होती है। मुंशी प्रेमचंद के शब्दों में कहूँ कि किसान का बेटा कर्ज में पैदा होता है, कर्ज में ही मर जाता है। तो अगर हम उसको मुक्ति दिलाते हैं तो निश्चित रूप से उसकी पीढ़ियाँ आपको दुआएं देती हैं। और दूसरा मेरा जो सिलसिला है समाज सेवा का, वो मेरे कस्बे राजाखेड़ा से है। मेरे पिताजी के देहावसान के बाद मुझे लगा कि मेरा घर मुझसे छूट जाएगा, तो हमने उनकी चल संपत्ति एक ट्रस्ट में दान कर दी, और हमने फिर देखा कि मानव सेवा से बड़ा और कोई दूसरा ऐसी कोई परंपरा नहीं है जो हम अपने बुजुर्गों की परंपरा को जिंदा रख पाएँ। तो मैं अपने शब्दों में ही कहना चाहूँगा, एक रोज किसी गूंगे से बातें करके देखो। क्या बात एक है। रोज किसी गूंगे से बातें करके देखो, एक रोज किसी अंधे के सपने बुनकर देखो, क्या बात। मिल जाएगा अर्थ तुम्हें जीवन का, एक रोज किसी का दर्द मिटा कर देखो। तो मुझे लगा कि जो चाहे हम पल्स पोलियो करेक्टिव सर्जरी के ऑपरेशन कराएं, चाहे आँखों के IOL के कराएं, चाहे जिन लोगों को दिखाई देने में असुविधा उनके चश्मे बनवाएं, कुछ लोगों के दांतों के ऑपरेशन कराएं, कुछ लोगों की बत्तीसी बनवाएं, जो खुशी मिलती है उस व्यक्ति के चेहरे की चमक के बाद, उससे बड़ी कोई दौलत खुदा के खजाने में नहीं है। और मैं यही हम लोग 20 साल से प्रयास कर रहे हैं कि हम अपने क्षेत्र के लोगों को, जो दीनहीन हैं, जो असहाय हैं, उनको डॉक्टरों से जोड़ने का माध्यम बने। और हमारी संस्था तो एक सेतु है मरीज और डॉक्टर के बीच में, उसके इलाज के लिए जो भी हमसे संभव हो सकता है हम करते हैं, और इसके बदले में अगर समाज से मान्यता मिलती है तो निश्चित रूप से हमारे उन साथियों का हौसला बढ़ता है जो हमारे साथ काम करते हैं। मैं चूँकि एक ऐसी नौकरी में हूँ जहाँ आपको कहीं ना कहीं उस तरह की जिम्मेदारी होती है, तो उसके साथ अगर इस तरह के काम करने का अनुभव मिलता है तो एक स्वांतः सुखाई की अनुभूति होती है, चाहे वो हिंदी की कविता हो, चाहे मजदूरों को ऋण मुक्त कराने की बात हो, तो आपको लोक सेवक कहूँ, समाज सेवक कहूँ, या कवि कहूँ, या मैं आपको एक संस्कृति को लेकर आगे जाने वाला धेता कहूँ, आप कुछ मत या कहिए, समंदर कहूँ, या ये आप कहूँ, मेरे को ये कह सकते हैं कि मैं हमेशा ये कहता हूँ, मैं अपनी एक कविता के साथ कह सकता हूँ जी कि मैं तो बस इंसान बनकर ही जिया हूँ उम्र भर, मैं तो बस इंसान बनकर ही जिया हूँ उम्र भर, हमको छल फरेब के वायदे नहीं आते, सिर्फ बौने ही मिलेंगे, सिर्फ बौने ही मिलेंगे मंजिलों पे दूर तक,
कद्दावरों को दौर के कायदे नहीं आते। तो मैं केवल क्या इंसान बात बनकर ही है। जीना चाहता हूँ। बाकी चीज़ें अगर लोगों की दुआएं मिलती हैं तो उससे बड़ी कोई दौलत नहीं। जाते जाते हमारे दर्शकों को एक क्या मैसेज आप दे के देना चाहेंगे सर? मैं ये देना चाहूँगा कि आप जहाँ भी रहें अपना काम बखूबी करें। मुझे 34 साल की पुलिस की सेवा में इतने सारे अच्छे अनुभव हैं। मैं हमेशा ये मानता हूँ कि हम लोग खानवादोस हैं, थोड़े ठिकाने पड़ाव हमारे बदल जाते हैं, लेकिन जो भी आप अच्छा काम करते हैं वो आपकी यादों में रहता है। जिस शहर से आप चले जाते हैं, कुछ सालों बाद आप उस शहर में जाएं और आपको कुछ लोग पहचानें आपकी कविता के लिए, आपके अच्छे कामों के लिए। और सबसे बड़ी बात, मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि पुलिस की जो धुंधली छवि है वो लोगों के बीच में उजली हो। 34 साल से यही प्रयास करता हूँ। अंत में यही मैं कहना चाहता हूँ कि मैं कवि क्यों हूँ और कविता क्यों कहता हूँ। बंद हो थाने के पट, ऐसा कभी होता नहीं। बंद हो थाने के पट, ऐसा कभी होता नहीं। शहर सोए चैन से, बस इसलिए सोता नहीं। कर्म पथ में है मिले मुझको मगर कांटे बहुत। आदमी हूँ कैसे कह दूँ मैं कभी रोता नहीं। मैं बस इतना चाहता हूँ कि सब लोग अपना काम अच्छाई और ईमानदारी से करें। आप खुद को आदमी कह रहे हैं पर मैं नहीं मानूंगी, मैं आपको एक समंदर कहूंगी और आपके लिए कहना चाहूंगी कि हालात के कदमों में सिकंदर नहीं गिरता, टूटे जो तारा तो जमीन पर नहीं गिरता, और गिरते हैं बड़े शौक से दरिए ही समंदर में, कभी किसी दरिए में समंदर नहीं गिरता। ऐसी समंदर सी शख्सियत से आज हमने आपको रूबरू कराया है। मुझे यकीन है कि ये कार्यक्रम आपको जोश और जुनून से भरने के लिए काफ़ी रहा है। अंत में एक बार फिर पवन जैन जी से हाथ जोड़कर धन्यवाद करना चाहूँगी। सर, आप जैसे पुलिसकर्मी समाज में हैं, आप जैसे व्यक्ति कवि साहित्य में हैं और हमारे मध्य प्रदेश की संस्कृति के लिए हैं, तो मुझे लगता है कि हमारा भविष्य इन तीनों क्षेत्रों में बहुत ही आकर्षक और उत्कृष्ट रहेगा। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद दर्शकों। थैंक यू।